IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु को देखेंगे और बिहार में वर्षा के वितरण को देखेंगे। तो बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, किन किन विद्वानों ने बिहार की जलवायु को कौन कौन से उसका वर्गीकरण किया है, इसको देखना है। और बिहार में वर्षा जो है कैसे होती है, वर्षा कहाँ से होती है, मानसून कैसे आता है, बिहार के किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है और कौन कौन से मौसम बिहार में पाए जाते हैं। इसके अलावा बिहार की वनस्पतियों के प्रकार को देखेंगे और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि 70 BPSC का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को है और आपके पास टाइम कम है। और बिहार की जलवायु को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ की क्लास जो है इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। बिहार की जलवायु को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध हैं और भारत किस ताप कटिबंध में पड़ता है। और जब भारत के बारे में हम लोग जानेंगे तो हम बिहार के बारे में भी हम जान जाएंगे कि बिहार में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन सी जलवायु पड़ती है और कौन सा कटिबंध जो है पड़ता है। अगर हम बात करते हैं तो याद रखना पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन कौन से हैं। तो याद रखना कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच को इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से लेकर के और आर्कटिक वृत्त, इसको 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ जो है अक्षांश रेखा है, इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दक्षिण में मकर रेखा से लेकर के और अंटार्कटिक वृत्त अर्थात 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है 66.5 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के बीच को हम लोग जो है शीत कटिबंध कहते हैं। और उसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर हमारी जो पृथ्वी है वो 2 गोलार्ध बटी हुई है और विषुवत रेखा उसको 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत या बिहार किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। जब बीच से गुजरेगी तो भारत दोनों कटिबंध में पड़ता है। तो याद रखना अगर पूछा जाए कि भारत कितने कटिबंध में है, तो भारत 2 कटिबंध में पड़ता है। कौन सा, तो उत्तरी जो कर्क रेखा के उत्तर बिहार मतलब भारत का जो क्षेत्र है, बिहार भी उसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, तो याद रखना वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। और जो याद रखना कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भारत है, साउथ इंडिया का जो भारत है, वो याद रखना उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत कितने कटिबंध में है, तो भारत 2 कटिबंध में है। कौन कौन से, शीतोष्ण कटिबंध और कौन सा उष्ण कटिबंध है, दोनों में भारत है। ये आपको अच्छे से याद रखना। और दूसरा इसका मैप आप ये देख सकते हैं कि भारत को 2 कटिबंध में बांटा गया है। इसका एक मैप मैंने और लगा दिया है, तो आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि उत्तरी जो भारत है याद रखना वो शीतोष्ण कटिबंध में और जो दक्षिणी भारत है वो आपका उष्ण कटिबंध में पड़ता है। आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि बिहार जो बिहार राज्य है, अगर 70 BPSC में क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार राज्य किस कटिबंध में पड़ता है, तो बिहार राज्य शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ये बात अच्छे से याद रखना। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में बिहार पड़ता है, ये बात याद रखना। ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में क्या पड़ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में उष्ण कटिबंध पड़ता है। तो बिहार में याद रखिएगा जो है, अगर पूछा जाए कटिबंध, मैं दोबारा बता देता हूँ, पूछा जाए बिहार किस कटिबंध में है, ताप कटिबंध में है, तो ये शीतोष्ण जो है ताप कटिबंध में पड़ता है। कौन, बिहार, इसको याद रखना है। और भारत कितने कटिबंध में पड़ता है, तो भारत 2 कटिबंध में है, ये भी याद रखना है। उत्तर वाला जो भाग है कर्क रेखा के वो शीतोष्ण कटिबंध और जो दक्षिण वाला भाग है वो आपका उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसको पहले आप समझ लीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु को समझने से पहले हम लोग बिहार का देशांतर और अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं कि बिहार कितने देशांतर और कितने अक्षांश जो है रेखाओं के बीच में पड़ता है। तो सबसे पहले देशांतर की बात करते हैं तो ये बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है और ये बिहार का पूर्वी क्षेत्र है। तो बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से देशांतर शुरू होता है। तो याद रखना
कितना जो है देशांतर है सबसे पश्चिमी क्षेत्र में बिहार का, तो 83 डिग्री 19 मिनट और जो है 50 सेकेंड। यहाँ से बिहार का ये सबसे पश्चिमी देशांतर यहाँ शुरू होता है और सबसे पूर्व में बिहार जहाँ खत्म होता है वो आपका है 88 डिग्री 27 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। और दोनों पूर्वी देशांतर यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको क्योंकि ये बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है तो इसको पश्चिमी देशांतर कह देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि भारत ग्रीन बीच से कहाँ पर है, तो ग्रीन बीच से पूरब की ओर है, इसीलिए जो है दोनों जगह पूर्वी देशांतर ही होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज, अब बिहार का अगर हम कहें तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दक्षिण में जो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है बिहार, और जो है उत्तर में जो है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार का यह अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसको आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, जहां आप पढ़ाई करते हैं वहां नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है सीट अधिक है और आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इनको अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे अब बार बार इसको जब देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको बताया हूँ कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मानसून की। तो याद रखना, मानसून का एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 3D जो है प्लेलिस्ट में बना हुआ 3D एनिमेशन वीडियो, तो उसमें मैंने मानसून के बारे में डिटेल में बताया है, आप जरूर उसको वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको मानसून के भारत के बारे में बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं मानसून के बारे में। तो ये मानसून के आगमन की रेखा है जिसको यहाँ पे बताया गया है। तो याद रखना, पूछा जाता है कि बिहार में मानसून कब आता है, तो हमें वो समझना होगा। तो याद रखना, बिहार के जो मानसून आता है तो भारत में मानसून कहाँ शुरू होता है, तो याद रखना 20 मई को मानसून यहाँ होता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर होता है वैसे वैसे मानसून उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। तो 20 मई को मानसून कहाँ होता है, आपका अंडमान निकोबार के ऊपर। इसके बाद में 25 मई को श्रीलंका के ऊपर और आपका जो है म्यांमार तक। इसके बाद 1 जून को मानसून कहाँ होता है, केरल पर, और आपका ये जो है कहाँ तक, तो ये जो है बांग्लादेश तक ये मानसून होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ लिखा है 5 जून, और 5 जून को मानसून कर्नाटक से होते हुए और आपका बांग्लादेश होते हुए सिक्किम तक पहुंचता है, और 10 जून को मानसून जो है महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास होते हुए और ये आपका कहाँ पहुंचता है, बिहार के पूर्वी क्षेत्र में। और बिहार लगभग इसको मध्य मान लेते हैं, तो बिहार में जो मानसून है वो जो है 10 जून से लेकर के और 15 जून के बीच में मानसून बिहार में पहुंचता है। कभी कभी लेट भी हो जाता है, उसका कारण एल नीनो और ला नीना होता है, लेकिन ये जो है औसत यही निकाला गया है। औसत यही है कि बिहार में मानसून 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में पूरे बिहार में मानसून फैल जाता है। आपको इस चीज को अच्छे से याद रखना होगा कि मानसून बिहार में कब आता है, ठीक है। तो ये मानसून के जो रेड लाइन है ये मानसून के आगमन की है, और जो ब्लू लाइन है ये मानसून के वापसी की लाइन है। अब आपसे पूछा जाए कि बिहार में मानसून वापस कब होता है, तो बिहार में जो मानसून होता है वो 1 अक्टूबर तक बिहार में मानसून वापस हो जाता है। तो ये 1 अक्टूबर यहाँ तक पूरा ये रेखा है जहाँ तक मानसून वापस होता है, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। बिहार में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार में मानसून कब तक पहुँचता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अगर आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार में औसत वर्षा और पूरे भारत की अगर औसत वर्षा की बात करें, तो अगर औसत वर्षा की बात करते हैं पूरे भारत की ना करके पहले हम बिहार की औसत वर्षा की बात करते हैं। तो बिहार का जो आपका तराई का क्षेत्र है ये पूरा बिहार का मैप है, और बिहार का जो तराई का क्षेत्र है और बिहार का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ब्लू लाइन काफी डार्क है, ठीक है। और बिहार का जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है और बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बिहार में वर्षा कम होती है। और यह भी याद रखना कि जब मानसून बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है तो सबसे पहले मानसून आकर के ये यहाँ पे तराई में हिमालय से टकराता है। और सबसे अधिक पहले वर्षा कहाँ होती है, तो बिहार में किशनगंज और पूर्णिया के क्षेत्र में। तो किशनगंज पूर्णिया क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्षेत्र जो है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, किशनगंज और पूर्णिया में होती है। और सबसे कम वर्षा किधर होती है, तो बिहार का आपका जो ये क्षेत्र है दक्षिणी और जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ वर्षा
कम होती है। इसके अलावा जब मानसून जो है भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले बिहार के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कराता है और जैसे जैसे पश्चिमी क्षेत्र में मानसून जाता है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो अगर पूछा जाए कि बिहार के किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हवाएं जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं वैसे आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इस बात को अच्छे से याद रखना। और जब उत्तर प्रदेश में पहुंचती तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली गई है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बिहार में जब मानसून सबसे पहले किस क्षेत्र में आता है, तो सबसे पहले तराई क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में मानसून ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये आपका उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए ये दिल्ली तक पहुंचता है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से मानसून ही ऐसे ही आता है। तो आपको याद रखना है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आगे हम और डिटेल में बताएंगे। तो बिहार का जो आपका तराई क्षेत्र है और बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। यहाँ देख सकते हैं इसका कलर को काफी डार्क किया गया है और इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इसको आपको अच्छे से समझना है। इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझेंगे तो आपको जलवायु समझ में नहीं आएगा और बिहार में और भारत में वर्षा का पैटर्न भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार का वर्षा का अगर वितरण को देखते हैं तो मैंने अभी बताया कि सबसे अधिक वर्षा बिहार में कहाँ होती है, तो याद रखना किशनगंज पूर्णिया के क्षेत्र में और किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि तराई में है और सबसे पहले मानसून यहीं पर आकर के टकराता है। तो बिहार में दो क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है और दोनों तराई का क्षेत्र है। ठीक है, पहला आपका बिहार का कौन सा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ हिमालय का क्षेत्र है और यहाँ और तराई का क्षेत्र है। तो यहाँ मानसून आके जब टकराता है तो यहाँ वर्षा अधिक करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 160 जो है सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इन क्षेत्रों में होती है। किशनगंज पूर्णिया का क्षेत्र और आपका पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद है आपका 140 से लेकर के 160 के बीच में जो वर्षा का क्षेत्र है वो आपका इसके बगल वाला क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, इसको याद रखना है। और आपका तराई के जो क्षेत्र के बगल का है इसको याद रखना है। इस क्षेत्र में जो है वर्षा उससे थोड़ा कम होती है। 120 से लेकर 140 के बीच में वर्षा कहाँ होती है, तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है, आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं। और 100 से लेकर के 120 के बीच में वर्षा कहाँ होती है, तो इस क्षेत्र में होती है जहाँ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और 100 से कम वर्षा कहाँ होती है, तो 100 से कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है और आपका जो है दक्षिण क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो यह अगर पूछा जाए कि बिहार के किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जिला पूछा जाए तो अलग चीज है, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो आपको बताना है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, दक्षिणी क्षेत्र में। और आपका कौन सा, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, क्योंकि यहाँ से मानसून जब आता है जैसे जैसे मानसून पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेगा आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी तो वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बिहार में जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। किसको, बिहार को। पहला जो क्षेत्र है आपका उत्तर पश्चिमी गिरिपाद का प्रदेश है, इसको याद रखना, जो आपका सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिमी और पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है। तब पूछा जाएगा कि पश्चिमी पूर्वी चंपारण में कौन सा जलवायु प्रदेश जो है बिहार में है, तो जलवायु प्रदेश कौन है, उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश। और गिरिपाद किसे कहते हैं, तो जो पर्वत का जो है आपका नीचे का क्षेत्र होता है उसे गिरिपाद कहा जाता है। तो यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी है, हरहा घाटी है, दून घाटी है, तो यहाँ पर जो है यही क्षेत्र पाया जाता है। तो यह आपका प्रदेश है। तो बिहार में जलवायु प्रदेश कितने हैं, 4 भागों में बटे हैं। इसको आपको रटना होगा, याद करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या चंपारण के जो क्षेत्र में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाया जाता है, तो बताना होगा उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश पाया जाता है। जो बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है आपका किशनगंज पूर्णिया अररिया का जो क्षेत्र है, यहाँ उत्तर पूर्वी प्रदेश है, ये उत्तर पूर्वी जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तीसरा है आपका ये भी पूछा जा सकता है उत्तर पूर्वी जलवायु प्रदेश किस जिले में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा जो यहाँ जिले होंगे। इसके अलावा जो बिहार का मध्य क्षेत्र है, यह मध्यवर्ती क्षेत्र है और मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है गंगा का मैदान आ जाता है। और बिहार का जो दक्षिणी भाग है ये दक्षिणी का पठारी प्रदेश कहलाता है, ये जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो बिहार को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में जलवायु को कई विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है, उसको भी हमें समझना है। तो याद रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे
कोपेन के जलवायु जो है का बिहार के जलवायु का वर्गीकरण। तो कोपेन के अनुसार बिहार के जलवायु कितने भागों में बटा हुआ है ये हमें जानना है, और किन किन विद्वानों ने बिहार की जलवायु को बांटा है इसको समझना है। सबसे पहले हम कोपेन को समझेंगे और कोपेन के अलावा और विद्वानों को भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं बताया गया कि केवल कोपेन ही पूछा जाएगा। मान लीजिए कोपेन को हम रट के गए और दूसरा किसी को पूछ दिया गया तो क्या करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो हम सबकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है, याद रखना। इसको जो है अंग्रेजी के अलग अलग वर्डों के माध्यम से समझाया गया है। तो बिहार को दो बराबर भागों में बांटा गया है, किसके अनुसार, कोपेन ने बांटा है, और बताया है कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी दो भागों में कोपेन ने बांटा, और उत्तरी बिहार की जलवायु को इन्होंने नाम क्या दिया, CWG, और दक्षिणी बिहार की जलवायु को नाम क्या दिया, AW नाम दिया है। ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु का क्या नाम है, तो CWG है, और दक्षिण बिहार की जलवायु का नाम क्या है, AW है। अब पूछा जाएगा सी का मतलब क्या होता है, तो समशीतोष्ण जलवायु। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि बिहार किस कटिबंध में पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो सी का मतलब यहाँ क्या होगा, सी का मतलब याद रखना पड़ेगा आपको, इसे हम समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। दूसरा डब्लू का मतलब क्या होता है, शुष्क शीत ऋतु होती है। जैसे इस समय ठंडी का मौसम है, और ठंडी के मौसम जब अब शुरुआत हो रही है, तो ठंडी के मौसम में वर्षा नहीं होती है, तो उसे हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। और जो वर्षा होती भी है बहुत कम मात्रा में होती है। तो और जब बरसात में वर्षा होती है, मानसून आता है, तो उसमें हम आर्द्र जलवायु कहते हैं, क्योंकि आर्द्रता बहुत ज़्यादा, नमी बहुत ज़्यादा हवाओं में हो जाती है। तो याद रखना, जो बिहार की उत्तरी बिहार जलवायु है वो कैसी है, शुष्क शीत ऋतु जलवायु, क्योंकि शीत ऋतु में वर्षा बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम वर्षा होती है, उसको यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। तीसरा, जी का मतलब क्या होता है, मानसूनी वर्षा। तो बिहार याद रखना समशीतोष्ण जलवायु में है, यहाँ पर जो है शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, शुष्क होता है, और मानसूनी जलवायु बिहार में पाई जाती है। CWG का मतलब यही होता है, इसको आप अच्छे से याद करना पड़ेगा। दूसरा, जो दक्षिणी बिहार जलवायु वो AW में है, कैसे, तो ए का मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु बिहार के दक्षिणी क्षेत्र पाई जाती है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा जो है झारखंड से होते जाती है, और झारखंड से होते हुए कर्क रेखा जाती है, तो इसके दक्षिण में क्या पड़ जाता है, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध का प्रभाव दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। इसीलिए कोपेन ने इसको दक्षिणी बिहार को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहा है। और आर्द्र क्यों कहा है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है मानसूनी, तो हवाओं में नमी होती है, इसलिए आर्द्र जलवायु हो गया। और जो है डब्लू का मतलब हो गया शुष्क शीत जलवायु। तो दक्षिणी बिहार में जब ठंडी पड़ती है, तो चाहे उत्तरी बिहार हो और चाहे दक्षिणी बिहार हो, वहां पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं। आप लोगों को ठंडी में कभी कभी वर्षा हो जाती है, तो उससे नमी की मात्रा नहीं बढ़ती है, तो उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो याद रखना, उससे हम शुष्क ही कहेंगे, ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब हम लोग कोपेन ने को बारे में मैंने तो बता दिया कि कोपेन ने बिहार की जलवायु कितने भागों में बांटा है, तो उत्तरी बिहार को अलग और दक्षिणी बिहार को अलग, लेकिन और विद्वानों ने भी बांटा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कोपेन की जलवायु को बता दिया, लेकिन कोपेन के अलावा और भी विद्वानों ने जलवायु को बांटा, जो है बिहार की जलवायु को बांटा है अपने अपने हिसाब से। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहाँ गलत हो जाएगा, इसलिए हमें सबके बारे में जानकारी रखना है। तो त्रिवार्थी नामक विद्वान ने भी बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किया है, दो प्रकार से किया है। उत्तरी बिहार को इन्होंने कहा है CAW, और दक्षिणी बिहार को कहा है इन्होंने AW कहा है। तो इसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना, CAW का मतलब ये हो गया, C का मतलब हो गया समशीतोष्ण जलवायु, और A का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और W का मतलब हो गया शुष्क शीत जलवायु हो गया। ये किसने कहा है, त्रिवार्थी ने कहा है। तो उत्तरी बिहार जलवायु CAW में बांटा गया, और सबका अर्थ क्या होता है यहाँ बता दिया गया है। तो बिहार याद रखना समशीतोष्ण जलवायु में पड़ता है, कटिबंध में पड़ता है, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु मतलब जब मानसून आता है तो यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और जो आपका शीत ऋतु है, ठंडी का मौसम है, वो शुष्क रहता है उत्तरी बिहार। इन्होंने कहा है दक्षिणी बिहार में भी, याद रखिएगा, इन्होंने बताया है कि दक्षिणी बिहार भी जो है शुष्क शीत ऋतु रहती है, लेकिन यहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है दक्षिणी बिहार में। जैसा उन्होंने कोपेन ने बताया था, वैसा इन्होंने भी दक्षिणी बिहार को AW ही नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एक और विद्वान हैं जो है थॉर्नबेट के अनुसार बिहार की जलवायु का वर्गीकरण। तो 3 लोगों ने बिहार की जलवायु को बांटा है, मैंने तीनों को बता दिया, अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। जो थॉर्नबेट हैं, इनकी जलवायु का जो
वर्गीकरण है ये भी दो आधार पर इन्होंने बांटा है। इन्होंने जो उत्तर पश्चिमी इनके जलवायु का वर्गीकरण थोड़ा सा अलग है। तो उत्तर पश्चिमी जो संकीर्ण प्रदेश है आपका, ये वाला प्रदेश है जी आपका सोमेश्वर जो पहाड़ी का जो क्षेत्र है, इन्होंने इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा है, इसको इन्होंने जलवायु उनका नाम दिया है CBW। और जो शेष बिहार है, पूरा बाकी जितना बिहार है, इसको इन्होंने नाम क्या दिया है, जो है CAW नाम दिया है। यहाँ CBW और यहाँ CAW नाम दिया है। इसका मतलब क्या होता है, तो C का मतलब होता है आपका न्यून उष्ण जलवायु होती है, ठीक है। और इसके अलावा A का मतलब B का मतलब क्या होता है, तो आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती तो आर्द्रता होती है। और आपका A का मतलब होता है अति आर्द्र जलवायु। तो अति आर्द्र जलवायु कहाँ होती है, दक्षिण क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मानसून के समय वर्षा हो जाती है। और जो आपका W का मतलब होता है वो शुष्क शीत ऋतु होता है। तो ये याद रखना, इस W को सब लोगों ने बताया कि बिहार में शीत ऋतु शुष्क होती है, ये बात याद रखना। और बिहार नहीं, पूरा भारत ही शुष्क ऋतु में होता है, यह भी आपको याद रखना है, केवल तमिलनाडु को क्षेत्र को छोड़ करके, ठीक है। तो बिहार की जलवायु को जो 3 विद्वानों ने बांटा है, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोपेन तो पूछ लिया गया, लेकिन थॉर्नबेट और जो है ट्यूआर्थी के बारे में नहीं पूछा गया। अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जलवायु के बाद बिहार में वनस्पतियों के प्रकार को देखेंगे कि बिहार में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 8 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन जो बिहार है, बिहार में केवल 2 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहला है आपका जो आपका तराई का क्षेत्र है और जो बिहार का पूर्वी क्षेत्र है। तो तराई और पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, और जब वर्षा अधिक होगी और इस क्षेत्र में तापमान भी अधिक होगा, तो वर्षा और तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, क्योंकि पूरे बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। लेकिन जो है उन्हें हम वर्षा के आधार पर कहेंगे आर्द्र, और जो है जहां वर्षा कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, शुष्क कहेंगे। तो बिहार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन या जो है पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बिहार के तराई क्षेत्र में पूरा, और बिहार का पूर्वी क्षेत्र में यही पाया जाता है। अब यहाँ की जिलों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णिया में, किशनगंज में, कटिहार में, या फिर आपका जो है पूर्वी पश्चिमी चंपारण में, सीतामढ़ी में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, तो आपको बताना होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जो आपका जो पटना है, या आपका जो है सारण है, सीवान है, गोपालगंज है, या फिर आपका जो है बेगूसराय है, इस पूरे क्षेत्र में चाहे आपका जो है रोहतास है, आपका चाहे कैमूर है, गया है, औरंगाबाद है, इन क्षेत्रों में, या फिर बक्सर है, इन क्षेत्रों में कौन जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो जिलों को आप अच्छे से याद रखना। तो बिहार का जो आपको याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें हम पर्णपाती क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जब बसंत का ऋतु आता है। तो बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर नई पत्तियां निकलती हैं, इसलिए इन्हें को हम क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। तो बिहार में याद रखिएगा 2 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कोई तीसरा नहीं पाया जाता है। तो आप लोग कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, इसी चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो याद रखना ये सब कुछ डिपेंड किस पर है, तापमान और वर्षा पर। तो बिहार का जो आपका तराई क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। और यहाँ पेड़ों के आकार होते, ऊंचाई होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होती है। और यहाँ जो इस क्षेत्र में पेड़ पाए जाते हैं उनके आकार थोड़ा छोटे होते हैं। और याद रखना जो है इस क्षेत्र में जो है वर्षा की मात्रा थोड़ा कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो है पेड़ों के आकार छोटे के साथ साथ पतझड़ वन यहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर बस इतना है कि यहाँ घने क्षेत्र हैं, घने वन पाए जाते हैं, यहाँ थोड़ा घने वन कम पाए जाते हैं, यही अंतर है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं तो बिहार में अगर पूछा जाए तो बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बताना होगा बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बिहार जो है उपोष्ण कहो और चाहे शीतोष्ण जलवायु कहो, तो बिहार की जलवायु में आता है जो है कटिबंध में। तो बताना होगा आपका अक्षांशीय आधार पर उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में, मैंने बता चुका हूँ जलवायु में। और बिहार में कौन जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मानसून के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वन हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ की जलवायु
जो जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। महाद्वीपीय लक्षण क्यों पाए जाते हैं? तो याद रखना, बिहार समुद्र से नहीं लगता है, बिहार की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो जो राज्य समुद्र से दूर होते हैं उन्हें हम महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं जलवायु का, यह भी याद रखना। तो अगर पूछा जाए बिहार में क्या महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, और बिहार की अगर सीमा समुद्र से लगती तो महाद्वीपीय प्रभाव वहां नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ही जो है बिहार में गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है, बिहार में बरसात भी बहुत अधिक होती है, बिहार में ठंडी भी बहुत अधिक पड़ती है। ये केवल महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ही होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। तो बिहार का जो पूर्वी भाग है वो आर्द्र जलवायु क्यों पाई जाती है? क्योंकि वर्षा अधिक होती है, और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए वहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखा है कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी विभाग CWG में और दक्षिणी बिहार A जो है W जलवायु के अंतर्गत आता है। मैं पहले बता चुका हूं। बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। तो जो बिहार की जलवायु है उसे कौन कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहला है हिमालय की अवस्थिति, क्योंकि बिहार के बगल में ही हिमालय है, इसलिए जो है हिमालय का प्रभाव बिहार पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब मानसून आता है तो बिहार से टकराता है, और जब टकराएगा तो हिमालय के कारण ही अधिक तराई में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि लौट के मानसून आता है और वर्षा कर देता है। कर्क रेखा से दूरी, तो कर्क रेखा से जो है बिहार कहाँ है? उत्तर में है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, तो बंगाल की खाड़ी में जब कभी चक्रवात आता है तो उसका प्रभाव बिहार के पे पड़ता है, तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होती है बंगाल के साथ साथ। तो बंगाल की खाड़ी की निकटता, और दूसरा बंगाल खाड़ी जब मानसून आता है तो बंगाल होते हुए सीधे बिहार पहुंच जाता है, इसलिए बिहार में वर्षा पूर्वी क्षेत्र में अधिक हो जाती है। तो बंगाल खाड़ी की निकटता भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन तूफान, तो बिहार में देखिएगा जब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आते हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो उसकी वजह से बिहार में कहीं कहीं वर्षा हो जाती है, तापमान अचानक कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही बिहार में वर्षा होती है, ये भी एक कारण है। ठीक है, जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा है बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, 3 मौसम के सेशन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला है ग्रीष्म ऋतु। तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होती है? भारत में भी शुरू होती है, बिहार में शुरू होती है मार्च से जून के मध्य तक, ये ग्रीष्म ऋतु का समय है। इस समय क्या होता है? तो सूर्य के उत्तरायण, तो सूर्य इस समय उत्तरायण होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, तो होने के कारण इस समय तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है, और जैसे जैसे याद रखना सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी की मात्रा बिहार में और पूरे भारत में, उत्तर भारत में बढ़ती जाएगी। यहाँ जो है याद रखना मई का महीना सबसे अधिक गर्म होता है, तो बिहार का जो मई का महीना होता है सबसे अधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है, इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो याद रखना जो मानसून से पहले जो वर्षा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं, उसी काल बैसाखी को बिहार में नॉर्वेस्टर कहते हैं, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद है बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है? वो याद रखना गया जिला है, क्योंकि गया जिला जो है दक्षिणी बिहार में पड़ता है, तो वहां तक जो है कर्क रेखा के नजदीक है, इसीलिए बिहार का जो है आपका गया जिला है वो सबसे अधिक गर्म जिला है, याद रखना है। और वर्षा ऋतु की बात करें तो बिहार में वर्षा ऋतु मध्य जून से शुरू होता है और मध्य अक्टूबर तक होता है। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से हो जाता है। तो मध्य जून मतलब क्या हो गया? मैंने बताया था, तो 10 जून से लेकर के और 15 जून के बीच में मानसून बिहार में आ जाता है, और यहाँ जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में किस महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। और बिहार में पूछा जाएगा कि बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपको एकदम अच्छे से रट लेना है कि बिहार में 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पूरे वर्ष की वर्षा को यहाँ पे बताया गया है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा होती है, लेकिन जब उसका हम औसत निकालते हैं तो 125 सेंटीमीटर वर्षा बिहार में होती है। और बिहार में अगर पूछा जाए किस मानसून के कारण वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा ज़्यादा होती है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा
यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। तो बिहार में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज जिले में। किस क्षेत्र में होती है, तो बताना होगा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किशनगंज है। जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। तो पटना से लेकर के गया के आसपास जो त्रिकोणीय भूखंड है, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है बिहार में। इस राज्य में मानसून जो है प्रत्यावर्तन का काल मध्य अक्टूबर से नवंबर के मध्य होता है। तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। तो मानसून मैंने बताया भी था, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में मानसून वापस हो जाता है। ठीक है, आगे है शीत ऋतु। तो नवंबर से लेकर के फरवरी तक बिहार में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। तो भारत में भी ये होता है। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफानों से झंझावातीय वर्षा होती है। याद रखना, भूमध्य सागर क्षेत्र में जब चक्रवात आता है वहां पे, तो उससे पश्चिम विक्षोभ बिहार में आता है, भारत में भी आता है और बिहार में आता है। तो बिहार में कुछ मात्रा में वर्षा होती है शीत ऋतु में, लेकिन याद रखना बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, और वर्षा की मात्रा बहुत धीमे होती है, धीरे धीरे वर्षा होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? क्योंकि जो है भूमध्य सागर में जलवायु आता है, उसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है थोड़ा मात्रा में, वो उस क्यों होती है, तो आपको बताना होगा पश्चिमी विक्षोभ या जो है वेस्टर्न डिस्टर्ब की वजह से होती है। और इसी वजह से बिहार में कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। तो याद रखना, रबी की फसल में क्या बोया जाता है? तो रबी की फसल में चना, सरसों, गेहूं, जौ, आलू, ये सब रबी की फसल है। तो इससे जो है अगर वर्षा ठंडी में थोड़ा बहुत मात्रा में हो जाती है तो रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। तो सबसे अधिक ठंडा महीना कौन होता है बिहार में? जनवरी का। और पूरे उत्तर भारत में भी जनवरी ही सबसे ठंडा महीना होता है। इस समय औसत न्यूनतम तापमान कितना हो जाता है? 7.5 सेंटीग्रेड के आसपास होता है बिहार में। और याद रखना, ये अच्छे से इसको पूछा जा सकता है कि औसत कितना तापमान बिहार का नीचे गिरता है। कभी कभी 3 भी आ जाता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन औसत ये बताया गया है, इसे इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग लगातार जो है इसको देखते रहिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।